नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा है जरूरी, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और मेहमानों के साथ। और आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल और बिहार में रामनवमी के मौके पर शुरू हुई हिंसा अभी तक जारी क्यों है, कौन है इसके पीछे, कहां से मिल रहा है बढ़ावा। साथ ही हम बात करेंगे कि 2024 के लिए जो विपक्षी एकता की पहल है, क्या उस रेस में अब एमके स्टालिन डीएमके प्रमुख भी शामिल हो गए हैं। और साथ ही बात होगी कि जो कर्नाटक को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है, क्या जेडीएस से गठबंधन को लेकर कोई असमंजस है कांग्रेस में। और साथ ही बात होगी कि अखिलेश यादव सपा का जो MY समीकरण है, क्या अब उसमें डी को भी जोड़ना चाहते हैं और क्या है रणनीति। और बात होगी बनारस के मीठे मीठे आम और पान की भी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आपदाओं से निपटने में स्थानीय ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीक की अहम भूमिका। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका। कांग्रेस के प्रमुख DK शिव कुमार के खिलाफ मांडिया पुलिस ने मामला किया दर्ज। चुनाव प्रचार के दौरान नोट फेंकने का आरोप। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत दौरे के दूसरे दिन कर रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भूटान नरेश ने की मुलाकात। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CB आनंद बोस ने हुगली के हिंसाग्रस्त इलाके का किया दौरा। कानून व्यवस्था का लिया जायजा। प्रदेश में ताजा हिंसा के कारण रिसरा स्टेशन पर देर रात 3 घंटे तक खड़ी रही रेलगाड़ियां। डर से सहमे रहे यात्री। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए हुगली जिले के सेरामपुर क्षेत्र में लगाई गई धारा 144। और उधर बिहार में हिंसा के बाद स्थिति को नियंत्रण में करने के प्रयास जारी। नालंदा जिला प्रशासन ने कुंडलपुर महोत्सव को कर दिया स्थगित। वहीं सासाराम में भी स्थिति हो रही है सामान्य। हिंसा को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी। मामले में अब तक 130 लोग गिरफ्तार। और चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के नाम बदलने को लेकर भारत का कड़ा रुख। विदेश मंत्रालय ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, भारत का अभिन्न हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। चीन की कोशिश को सिरे से किया खारिज। ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात आज के सबसे पहले एजेंडे की। और पहला एजेंडा यह है कि कुछ राज्यों में पश्चिम बंगाल और बिहार में आखिर रामनवमी पर शुरू हुई हिंसा अभी तक भी जारी क्यों है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के रिसड़ा में सोमवार रात नए सिरे से भड़की हिंसा। रेलवे स्टेशन पर हुई इस हिंसा का असर ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ा है। रिसड़ा स्टेशन पर हुई बमबारी, आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ के बाद कोन नगर से लेकर हावड़ा तक सभी ट्रेनों को रोक दिया गया। इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए हुगली जिले के सेरामपुर क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। लगातार हो रही हिंसा को लेकर चिंतित राज्यपाल डॉक्टर CB आनंद बोस ने अपना दार्जिलिंग सफर बीच में ही छोड़ दिया और हिंसाग्रस्त हुगली का दौरा किया। उन्होंने कहा, कुछ दिनों से जो घटनाएं यहां हो रही हैं, ये बिल्कुल ही सहनीय नहीं है। पूरी घटना में सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की ममता सरकार पर हमला बोला और कहा कि ममता बनर्जी सरकार का प्रशासन तो छुट्टी पर है। प्रशासन की नाकामी पर सख्ती करने के बजाय ममता हिंदुओं से मुस्लिमों की रक्षा की अपील कर रही हैं और एक समुदाय को क्लीन चिट दे रही हैं। पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें तो वहां भी रामनवमी पर शुरू हुई हिंसा का सिलसिला जारी है। स्थिति पर नियंत्रण करने की प्रशासन की कोशिश है। बिहार शरीफ में हुई हिंसक घटनाओं के बाद नालंदा जिला प्रशासन ने कुंडलपुर महोत्सव स्थगित कर दिया। यह महोत्सव बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया।
बिहार शरीफ और सासाराम के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में भारी सुरक्षा तैनात है और इन इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। प्रभावित इलाकों में अभी भी स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है और लगातार 5वें दिन आज भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। इस बीच सासाराम से बड़ी संख्या में लोगों के पलायन की खबर आ रही है, लेकिन एडीजी जीएस गंगवार ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। उधर केरल में एक शेफ ने रविवार की रात कन्नूर जाने वाली चलती ट्रेन में आग लगा दी और इस घटना में मां और बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बड़ा सवाल यह है कि इन हिंसक घटनाओं में शामिल असामाजिक तत्वों की क्या है मानसिकता और कहां से मिल रहा है इन उपद्रवियों को बढ़ावा। तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करके कहा है कि रेशड़ा रेलवे स्टेशन के पास पथराव और बमबारी के कारण हावड़ा बर्धमान लाइन पर स्थानीय और एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया। आरपीएफ की कार्रवाई के बाद अब ट्रेन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। रेशड़ा जल रहा है और पूरा राज्य प्रशासन दीघा में समुद्री तट की छुट्टी का आनंद ले रहा है। तो जैसा कि हमने बताया, राज्यपाल ने हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा किया और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का कहना है कि कुछ दिनों से जो घटनाएं यहां हो रही हैं ये बिल्कुल ही सहनीय नहीं है और पूरी घटना में सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। We are all aware of the disturbing developments that have been taking place here in the past few days. This is a pernicious trend. We will never allow the forces of darkness, the birds of night, the predators on the freedom of the ordinary man to take society to ransom. We will take strict action against the wrongdoers. People of Bengal have suffered enough. No more of this suffering. People have a right for peaceful living. That right will certainly be established at any cost. We are with the people of Bengal. In this, there is no discrimination, there is no difference of opinion. We are all united to curb this trend and assure the people that they can enjoy freedom, peace, and intimidation and violence in politics will be eradicated once and for all. ये राज्यपाल की प्रतिक्रिया थी और पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी कहती हैं कि हिंदू इस इलाके में ना जाएं, तो क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांट रही हैं? दुनिया के एक हिस्से में जहां लंबे समय से युद्ध चल रहा है, वहीं भारत में भी देखूं तो जहां एक और शांति का वातावरण है, वहां पर भी रामनामी की शोभा यात्रा पर उसको शांति से नहीं निकलने देते, ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं। जहां भारत के एक हिस्से में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह देती हैं कि हिंदू इस इलाके में ना जाएं, तो क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांटने पर आ गई, क्षेत्र को बांटने पर आ गई? अपने आप में चिंता का विषय खड़ा हो जाता है। और इस पूरे मामले पर भाजपा के नेता मुख्तार अब्बास नकवी की क्या प्रतिक्रिया है, आइए सुनते हैं। जो लोग की सेकुलर दुकानों पे कम्युनल पकवान के जरिए समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के हिस्ट्री शीटर लोग हैं, उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि समाज के साथ वो क्या कर रहे हैं। जो इस तरह के दबंग हैं, इस तरह के दंगाई हैं, इस तरह के क्रिमिनल्स हैं, इस तरह के कम्युनल क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ बिना भेदभाव के, बिना ये देखे हुए कि कौन कितना बड़ा है, कौन कहां का है, किससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके लिए उनको बिना मांगी हम सलाह देंगे कि थोड़ा सा वो ट्रेनिंग पड़ोस के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ले लें। जिस उत्तर प्रदेश में दंगे और दबंग जो है वो बेखौफ होकर घूमते थे, आज जो है वो चूहे की बिल में घुस गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ से सीख लेने की बात कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। और पश्चिम बंगाल में हिंसा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांट रही हैं? बीजेपी गंभीर आरोप लगा रही है प्रसेनजीत दा ममता बनर्जी पर, और ममता बनर्जी के बयान एक के बाद एक, चाहे ये रामनवमी से पहले का बयान हो या अब का बयान हो, ये बीजेपी को इस तरह के आरोप लगाने, इस तरह के हमला करने का मौका दे रही है। ममता बनर्जी के बयान
देखिए लालचंद, ये तो हम पिछले 2-4 दिनों से यही बात पर चर्चा कर रहे थे। हाँ। और आज भी कल भी उन्होंने बताया कि 6 तारीख को, कल शायद मैं कह रहा था कि हमको समझ में नहीं आया था ये 6 तारीख किस लिए है। हाँ। क्या बीजेपी की स्थापना दिवस के बारे में बता रहा है, इशारा कर रहा है, तो बाद में ये पता चला कि वो हनुमान जयंती की तरफ इशारा कर रहा है जी। तो मेरा कहना यह है कि अगर कोई मुख्यमंत्री इस तरह से बयान देते रहे, हाँ। कोई मुख्यमंत्री अगर सीधी तरह से बताए कि हिंदू उस मोहल्लों से, उस गलियों से ना जाए, वहां मुसलमान रहते हैं, हाँ। तो उसके बाद हम लोगों का तो और कोई जिम्मेदारी नहीं रहता है पत्रकार के हिसाब से कि जी। हम छिपा छिपा कर दिखाए, छिपा छिपा कर बोले, समाज में कोई इस तरह से हिंसा ना हो, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी दिखाए। हम जिम्मेदारी दिखाते रहे और हाँ। प्रदेश की मुख्यमंत्री जिम्मेदारी ना दिखाए, तो ये तो दुख की बात है। और आज जिस तरह से गवर्नर साहब ने सीधा बागडोगरा से कोलकाता आकर हुगली पहुंच गए हैं, तो इससे पता चलता है कि वो भी कितनी दूर तक वो चिंतित हो गए और उन्हें लगा कि शायद अब उनको मौके वारदात पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेकर जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कुछ कर ही नहीं रहा है। तो गवर्नर साहब की बातों में भी ये स्पष्ट हो गया है कि किस तरह से उन्होंने चिंता व्यक्त की वहां पे और किस तरह से उन्होंने ये मैसेज दिया पुलिस प्रशासन को, राज्य प्रशासन को, कि आपको कार्रवाई करना चाहिए। लालचंद जी, हमारे साथ बने रहिएगा आप दादा, और हमारे साथ रास बिहारी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी जुड़ चुके हैं, और उनसे ज़रा पश्चिम बंगाल की हिंसा को हम समझने की कोशिश करते हैं। रास बिहारी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा का एक इतिहास रहा है, ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं सांप्रदायिक हिंसा का जो इतिहास रहा है, जिस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिली हैं, इसमें क्या हाल में जो वहां की मुख्यमंत्री जिस तरह से अपना व्यवहार कर रही हैं, जिस तरह से अपना बयान दे रही हैं, वो उस राज्य में इस तरह की हिंसा को और बढ़ावा देने में योगदान दे रही हैं, या लगता है कहीं ना कहीं उससे उपद्रवी तत्वों को, असामाजिक तत्वों को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है? रास बिहारी जी, देखिए, ममता बनर्जी या जो टीएमसी के दूसरे नेता हैं, सागर दिघी विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद, क्योंकि सागर दिघी एक मुस्लिम बहुल सीट है, वहां पर टीएमसी की हार हुई है, उसके बाद ममता बनर्जी बहुत बौखला गई है। उन्हें पार्टी में फेर बदल कर दिया, सरकार में भी थोड़ा बहुत चेंज किया कि जो मंत्री थे अल्पसंख्यक उनका वहां से जिम्मेदारी छीन ली गई, तो उनमें एक घबराहट है। और इससे पहले आप देखेंगे तो जो इंडियन सेकुलर पार्टी जो फ्रंट है आईएसएफ, वो भी मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन उसमें भी उनको भी गिरफ्तार किया, आईएसएफ के विधायक को भी गिरफ्तार किया। तो ममता बनर्जी की तो कोशिश ये है कि अभी देख, जिस तरह से उनका कल बयान आया कि 6 तारीख को, जैसे प्रसन्नजीत बात कर रहे हैं कि 6 तारीख को हनुमान जयंती पर। बिहारी जी, माफी के साथ अभी आपको रोकना चाहूंगा, आप बने रहिएगा, हम इस पर करेंगे चर्चा। इस वक्त सीधे भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। Jigme Khesar Namgyal Wangchuk is on an official visit to India, which started yesterday afternoon and will go on till tomorrow morning. His Majesty is accompanied by His Excellency Limpo Dr. Tandi Dorji, the Minister of Foreign Affairs and External Trade of Bhutan, and other senior officials of the Royal Government of Bhutan. This visit of His Majesty, which has been long in planning, takes forward our long-standing tradition of regular high-level exchanges between India and Bhutan. Just to sketch the outline frame of the cooperation between our two countries, you are aware that India and Bhutan share an exemplary relationship which is characterized by trust, goodwill, mutual understanding. It's a time-tested nature of our friendship which was reflected in the support that we provided to Bhutan during the COVID pandemic, including the Vaccine Maitri program,
as also in the expansion of our partnership into some of the new emerging areas and domains of economic cooperation, which includes digital domain, space, a new area, financial connectivity and increasing interoperability, etc. Hydropower, again, strong element of our cooperation, which most recently has included handing over of the 720 megawatt Mangdechu hydroelectric power project to the Royal Government of Bhutan. You would all recall perhaps that His Majesty was last in Delhi during his transit visit in September 2022. At that time also he had a brief meeting with the Honorable Prime Minister. In terms of the program elements of His Majesty's ongoing visit, as I mentioned, His Majesty arrived yesterday afternoon. External Affairs Minister called on His Majesty in the evening yesterday and hosted a dinner in His Majesty's honor, which actually involved good discussions and interaction with the key CEOs of some of the Indian companies. This morning His Majesty visited Rajghat to pay his tribute to Mahatma Gandhi, and thereafter His Majesty had a meeting with Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. The meeting was also followed by lunch hosted by the Honorable Prime Minister, and later this evening His Majesty will meet discussions between His Majesty. Let me briefly share with you its key elements as also the outcomes that we would be working on here onwards following the discussions between His Majesty and the Prime Minister. The Prime Minister on his significant transformation and reform initiative that Bhutan is currently undertaking. Prime Minister on his part reiterated India's continued and to be determined, but the broad location point is known. Fifth, with the Bhutanese side. This in some ways will be historic because this would be the field of hydropower specifically. 10 favorable consideration to Bhutan's request regarding power trade and access to financing for new and upcoming hydropower projects. Again, the specifics of this would vary from project to project and would naturally be in sync with our CBT guidelines. And also, as I mentioned earlier, expand our energy partnership to include non-hydro bills. Besides the existing range of hydropower projects and also exploring the non-hydro renewable space, we would also try and expedite the finalization of modalities for new hydroelectric projects, hydropower projects, including the Sankosh hydroelectric project. As you can see from Bhutan, to not only review the full range of bilateral engagement, advance it further in all these areas which I mentioned here, but also at the same time sketch a roadmap in terms of the next steps that we would take to further our multifaceted. कोई बातचीत हुई? ये इतना अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस टॉपिक पे एक साथ ले सकता हूँ? Anybody on Doklam or anything related to that? Yeah, Siddhant, please. Basically not on Doklam, basically about the Chinese worry concerns. India has a worry with Chinese aggressive actions. Bhutan is also facing its issues and especially border issues. Were there any discussions regarding that? Did the Bhutanese side briefed on that to the Indian side over the issue when it comes to conversation with the Chinese? On the same topic? Yeah, please go ahead. सर मैं कविता जोशी हूँ सर मेरा सवाल डोकलाम इशू के साथ अपनी बातचीत में behind you. सर मैं मुकेश कौशिक हूँ दैनिक भास्कर से
कुछ खुरमुन में भी बातचीत हुई थी। के प्रेस कॉन्फ्रेंस का भूटान नरेश की भारत यात्रा के बारे में जानकारी दे रहे थे विदेश सचिव, और उनके जो कार्यक्रम है और दोनों देशों के बीच जो समझौता होना है उसके बारे में भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दे रहे थे विदेश सचिव। थे कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा का इतिहास रहा, आपने कई पुस्तकें भी पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर, चुनावी हिंसा को लेकर के लिखी हैं, लेकिन ये जो अभी ताजा हिंसा जिस तरह से वहां पर लगातार चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक बयानबाजी, और मैं खास तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों की चर्चा कर रहा हूं कि इससे कहीं ना कहीं जो उपद्रवी तत्व है उनको बढ़ावा मिलता है जब वो एक पक्षी बयान इस तरह का देती हैं। देखिए, बढ़ावा बयानों से मिलना एक तरफ है, मैं पूरी पार्टी ही ऐसे लोगों को लगातार बढ़ावा देती रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने का एक बड़ा लंबी इतिहास है। अगर आप देखेंगे कि जब से वामपंथियों का राज खत्म हुआ है, ममता बनर्जी सत्ता में है 2011 से जी, कई इलाकों में हिंसाएं हुई हैं और हिंसा ही नहीं होती है बल्कि ये कोशिश रहती है कि जो भी हिंदुओं के धार्मिक पर्व हैं, त्योहार हैं, उनको मनाने में रुकावट डाली जाए। और ये रुकावट खुद सरकार की तरफ से डाली जाती है। सरकार कभी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगा देती है, कभी सरस्वती पूजा पर रोक लगा देती है। ये बड़ा, और ये खास तौर पे कम्युनिस्ट शासन में भी होता था और इस शासन में तो ज्यादा ही होने लगा है। जब सरस्वती पूजा होती है तो स्कूलों में रोक लगा दी जाती है, जबकि हर स्कूलों में पूरे देश में सरस्वती पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन बंगाल के कई स्कूलों में रोक लगा दी जाती है। इसी तरह हम देखेंगे तो रामनवमी का पर्व हो, हनुमान जयंती, कई स्थानों पे तो दुर्गा पूजा के दौरान भी डर के मारे लोग पूजा का आयोजन नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पर, और उसमें भी उस समय भी दुर्गा पूजा जो बंगाल का बहुत बड़ा पर्व है, उसके दौरान भी हमले होते हैं, आपस में मारपीट होती है। लौटता हूं आपके पास। तो अभी आपने अगर पिछले 4-5 साल की बात करें हम, तो कई स्थानों पे ऐसी घटनाएं हुई हैं कि धार्मिक तो त्योहारों के दौरान जो शोभा यात्रा निकलती है उस पर हमला हुए, हमले के बाद में हिंदुओं के मकानों में आग लगा दी गई, दुकानों को लूट लिया गया, महिलाओं के साथ छेड़खानी घटनाएं हुई, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी रही। और इतना ही नहीं, अगर राज्यपाल ने विपक्षी दल के शिकायत करने पर सरकार से पूछताछ की तो उस पर ममता बनर्जी बहुत तेज भड़क गई और राज्यपाल पे कई तरह के आरोप लगाए। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। प्रसेनजीत दा, राज्यपाल ने दौरा किया प्रसेनजीत दा इलाके का और राज्यपाल ने बयान दिया है, इसके बाद प्रशासन पर कुछ असर पड़ता हुआ दिख रहा है दादा? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं एक बात बताऊं, जो ममता बनर्जी ने और एक बयान दिया है कि हिंदुओं को मुसलमानों का रक्षा करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। किसी चीफ मिनिस्टर को कहना ही चाहिए, लेकिन हिंदू मुसलमान करके कैसे कहना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं, ये तो सोचना है और तर्क की बात है। लेकिन जब उन्होंने कह ही दिया है तो मैं एक बात बताऊं कि इसी चीफ मिनिस्टर जब नुपुर शर्मा केस में इसी हावड़ा की हाईवे पर या नोदिया की बेचुआ डहरी में तो सवाल आए। हाँ, लौटता हूं। रास बिहारी जी, ममता बनर्जी पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन सवाल जो पड़ोसी राज्य बिहार में हिंसा हो रही है, नीतीश कुमार इफ्तार की दावत में जाते हैं, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है इसकी जानकारी नहीं। ये लोग मोटे तौर पर विपक्ष पर आरोप लगा देते हैं, चाहे ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार, लेकिन बिहार में हिंसा का कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? रास बिहारी जी, देखिए, जब कोई भी सरकार हिंदू और मुसलमान का भेदभाव करके कार्रवाई करेगी तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे। ये बंगाल में हो रहा है, ये बिहार में हो रहा है। लेकिन अभी आप अगर देखेंगे तो जहां भी बीजेपी शासित प्रदेश है, जहां भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, वहां सरकार की तरफ से दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जी। वहां पर यह नहीं देखा गया और ना पुलिस के हाथ बांधे गए। ये सरकार की पूरी तरफ से निर्देश था कि जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन बंगाल में तो, और खास तौर पर बिहार में भी इसी तरह की घटनाएं हैं कि सरकार पुलिस के हाथ बांध देती है। सरकार कहती है कि जो मुसलमानों में आधार खिसक रहा है उसको लेके वो और ज्यादा एग्रेसिव होके काम कर रही है। आपने उसका हवाला भी दिया कि अभी हाल में एक चुनाव हारी है जी। तो ये देखिए, अब
एक सरकार जो फुटेज जारी करते हैं जो उस घटना का नहीं है, खुद अभिषेक बनर्जी के जो फुटेज जारी किया है, जो ट्वीट किया है, उसका बीजेपी ने पूरी तरह खंडन किया है और उन्होंने असली फुटेज वो मीडिया में भेजा है कि इसको दिखाइए कितने शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा चल रही है और ये अभिषेक बनर्जी झूठ फैला रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी ये धार्मिक शोभा यात्रा आज नहीं निकल रही है, पुरानी परंपरा है। अभी हमने ये देखा है, हम भी 40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। पुलिस अपनी तरफ से, जैसे दिल्ली में रामलीला यात्रा निकलती है, कोई भी शोभा, दिल्ली में तो बहुत शोभा यात्रा निकलती है, सिखों की निकलती है, हिंदुओं की निकलती है, मुसलमानों की, सबकी निकलती है, लेकिन पुलिस अपनी तरफ है। रास बिहारी जी जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए, और दादा प्रसन्नजीत दा आपका भी जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। जाहिर सी बात है कि सवाल ये उठ रहा है कि दूसरे राज्यों में जहां हिंसा भड़की थी वहां पर बिना भेदभाव के पुलिस ने कार्रवाई की तो वहां पर काबू में सब कुछ आ गया, लेकिन यहां पर ना तो प्रशासन को बिना भेदभाव के काम करने दिया जा रहा है पश्चिम बंगाल और बिहार में, और उल्टे बयानबाजी अलग से आती है जिससे जरूर उपद्रवी और असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की विपक्षी एकता की जो कोशिश है, ये एक और अलग कोशिश एमके स्टालिन कर रहे हैं। करेंगे इस पर चर्चा, देखते रहिए डीडी न्यूज। तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम डॉक्टर तो नहीं, पर तुमने मेरे फेफड़ों को बीमार होने से बचाया है। तुम माँ तो नहीं, पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है और तुम्हारी वजह से ही मैं पैसे कमाने लगी हूँ। तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं। इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि क्या विपक्षी एकता की एक और कोशिश हो रही है। दरअसल एमके स्टालिन डीएमके प्रमुख, ये पहला मौका था जब सामाजिक न्याय को लेकर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का मकसद था मिशन 2024 के लिए विपक्षी एकता के सूत्र को ढूंढना। सम्मेलन में नेताओं ने चिंता जाहिर की कि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक केंद्र में सरकार बनाने का सपना पूरा नहीं होगा। मुख्यमंत्री स्टालिन ने सभी विपक्षी पार्टियों को अपने अपने अहंकार को किनारे रखकर एक साथ एक मंच पर आने की अपील की। हालांकि नेतृत्व का सवाल जब उठा तो उसको हल करने के लिए इन सभी दलों ने इसे टाल दिया और कहा कि सरकार बनाने के समय तय करने की बात की। इन्होंने सामाजिक न्याय और विकास के मॉडल को लेकर इस सम्मेलन में जातीय जनगणना पर जोर दिया गया। ये एक फॉर्मूला मिला है विपक्षी दलों को। इन दलों का मानना है कि जातीय जनगणना की मांग ही विपक्षी एकता का सबसे बड़ा सूत्र हो सकता है। इससे पहले विपक्षी एकता की पहल ममता बनर्जी ने भी की थी, लेकिन बाद में एकला चलो का नारा दिया और किसी भी गठबंधन से इनकार कर दिया। लेकिन चेन्नई की मीटिंग में टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन उन दलों को कोसते हुए नजर आए जिन्होंने इस राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थिति दर्ज नहीं की। बीआरएस नेता चंद्रशेखर राव तीसरा मोर्चा के लिए केजरीवाल और अखिलेश से मिल चुके हैं, लेकिन उनके इस अभियान को भी खास समर्थन नहीं मिला था। भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की जांच ने इन परिवारवादी पार्टियों के राजनीतिक एम्बिशन पर डेंट लगा दिया है। विपक्षी एकता की पहल के समर्थन में आम लोगों की तरफ से अपेक्षित समर्थन नहीं मिल रहा है, इसकी चिंता कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम जाहिर कर चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाविकास आघाड़ी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सावरकर के मुद्दे पर ठाकरे कांग्रेस से रिश्ता खत्म करने की बात करते हैं, धमकी दे चुके हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल एनसीपी नेता अजीत पवार उद्धव ठाकरे को नसीहत देते हुए दिख रहे हैं। और ये मामला क्या है कि दरअसल पीएम मोदी के खिलाफ तीखी टिप्पणी करके उद्धव कांग्रेस को भरोसा देते हुए नजर आए तो अजीत पवार ने उनकी टिप्पणी को अमर्यादित करार दे दिया। अजीत पवार ने जोर देकर कहा कि क्या पीएम मोदी ने 2014 और 2019 का चुनाव अपनी डिग्री दिखाकर जीता था?
तो क्यों इसे मुद्दा बनाया जा रहा है? पीएम मोदी के करिश्मा को स्वीकार करने के बजाय अनर्गल तर्क आम लोगों में स्वीकार्य नहीं होता, ये एनसीपी के अजीत पवार ने कहा है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को कुतर रहा है, इसकी चिंता पीएम मोदी कई बार कर चुके हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर नकेल की इस पहल में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई क्या विपक्षी एकता का सूत्र बन सकती है? सवाल यह भी है कि विकास को लेकर बगैर किसी रोड मैप के विपक्षी दल किसी फॉर्मूले के सहारे देश का नेतृत्व का दावा कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को लेकर क्या कहा था, आइए सुनते हैं। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है और अपना शिकंजा मजबूत करता रहता है। जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता जाता है और जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास अवश्य प्रभावित हो जाता है। तो प्रधानमंत्री का ये बयान और इसके बाद एक गोलबंदी सी देखने को मिलती है विपक्षी दलों के बीच। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं। सतीश लखेड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। साथ में दुष्यंत नागर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और शायद विपक्ष की बातों को बड़ी मजबूती से रखेंगे। दुष्यंत जी बहुत बहुत स्वागत। दुष्यंत जी आपका भी। मैं शुरुआत विनोद मिश्र जी से करता हूं। क्या फॉर्मूला है विनोद जी एकता का? दो फॉर्मूला का जिक्र हमने इसमें किया कि एक तो देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है तो उसको लेकर गोलबंदी, और एक फॉर्मूला चेन्नई से निकल के चेन्नई में ढूंढा गया है, वहां से निकल कर आ रहा है जातीय जनगणना वाला फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला खिचड़ी पकाने तक का सफल होता हुआ दिख रहा है विनोद जी? लाल जी, पहले मैं आपके अपनी रिपोर्ट पे ही आता हूँ कि जो सामाजिक न्याय को लेके ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन था, मुझे लगता है कि इस देश में पहली बार इस तरह का सम्मेलन का आयोजन हुआ था। लेकिन इसके पीछे का जो भी मकसद रहा हो, लेकिन वो मकसद सीधे यही था कि एक कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी एकता के बजाय अब दूसरे रीजनल पार्टी ने उसको अपने आगे का नेतृत्व लिया है। जो आपने अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, इससे पहले बीआरएस के पार्टी के जो चंद्रशेखर राव भी हैं, उन्होंने पहले ये मोर्चा लिया था कि इसको हम विपक्षी एकता की बात करेंगे। उसके बाद टीएमसी का ममता बनर्जी को आप देखिए कि वो लगातार अभियान करती रही और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अकेले जाएंगे। लेकिन ये अभियान जो दक्षिण से चला है लाल जी, इसको समझने की जरूरत है कि स्टालिन ने जिस तरीके से ये सूत्र ढूंढते हुए उन्होंने कहा है, जो उसके कुछ प्रमुख बिंदु अगर आपको बताऊं, उसको हाईलाइट्स ये है कि उन्होंने कहा कि सारे विपक्षी एकता के लिए सारे विपक्षी पार्टियों को अपने अपने ईगो को, यानी अपने अहंकार को, उसको त्याग करना होगा। दूसरा, उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही कि ये एकता जो है कम से कम अभी नेतृत्व के सवाल पे एक बनाते हुए इसको सवाल नहीं उठाया जा सकता है। वही बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी उसको सपोर्ट करते हुए दिखे कि हम सारी पार्टियां पहले इलेक्शन लड़ लेंगे, बाद में तय कर लेंगे कि हमारा नेता कौन होगा और देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है जो आप अपने सूत्र में बता रहे थे कि जो सूत्र ढूंढने की बात हो रही है, वो मिशन 2024 के लिए वो सूत्र बताने की जरूरत ये है कि सामाजिक न्याय और विकास की बात करते करते आप उसी मॉडल पे आते हैं कि वो जाति गणना को उन्होंने बताया कि ये जरूरी है, क्योंकि वो मानते हैं कि जाति गणना से होने से उनको लगता है कि ये जितने पिछड़े तबके या पिछड़ा समाज जो है उसको वो बराबर का एक ये मिल सकता है, केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिल सकता है। लेकिन सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि इस देश में एसटी और एससी का जाति गणना के आधार पर ये तो पिछले कई वर्षों से होता रहा है। तो क्या इन राज्यों ने कभी एससी और एसटी को उनकी जाति गणना के हिसाब से केंद्रीय योजनाओं को लाभ पहुंचाने का कोई ऐसा प्रयास किया है? ऐसे बहुत से सवाल हैं, लेकिन सवाल के अंत में यही आता है कि जो पी चिदम्बरम कह रहे थे और वो बात वो कह रहे थे कि आपकी सरकार के खिलाफ में आम लोगों का वैसा सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, इसके लिए आपको सूत्र ढूंढने की जरूरत है। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास और सतीश जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं दुष्यंत जी के पास जाना चाहूंगा। दुष्यंत जी बताइए, क्या कोई फॉर्मूला निकल करके आ रहा है विपक्षी एकता का? और क्या चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात हो या फिर जातीय जनगणना का फॉर्मूला है, कुछ पकता हुआ नजर आ रहा है? एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अभी बताइए दुष्यंत जी। जी बिल्कुल।
जाति जनगणना का जो मुद्दा है, देखिए ये बिहार और उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा में रह चुका है और जो क्षेत्रीय पार्टी हैं बिहार की और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और आरजेडी, उन्होंने इसको प्रमुख मुद्दे के रूप में अपनाया है। कांग्रेस का भी समर्थन है। देश में बड़ी जो संख्या है 50 से 55% के आसपास वो ओबीसी समाज की है। तो ये गोलबंदी हो सकती है, ये राजनीतिक दलों को जोड़ सकता है, ये पिछड़ों को एकजुट कर सकता है और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाने में ओबीसी का एक बड़ा रोल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। ये विपक्ष के लिए या वैकल्पिक राजनीति के लिए एक जिताऊ प्लेटफॉर्म है। दुष्यंत जी, यहां पर एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन तब तो कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया, अब समर्थन दे रही है जाति जनगणना को। देखिए सर, बीती ताए बिसार दे आगे की सुध ले। अच्छा, ठीक है। कांग्रेस ने भी जाति जनगणना को इग्नोर करके जो झेला है, मुझे लगता है उनको भी भविष्य के लिए ज्ञान हो गया। कांग्रेस की बात को बहुत मजबूती से रखते हैं। बिल्कुल, वही कह रहा था। और काफी सम्मानीय गेस्ट हैं मैं इसीलिए मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूं। बड़ी सफाई से उन्होंने बात रखी है। सतीश जी, कभी उत्तर से कोशिश, कभी दक्षिण से, कभी पश्चिम से और कभी पूरब से। कभी पूरब वाले हार मान के बैठ जाते हैं, उत्तर वाले हार मान के बैठ जाते हैं, तो दक्षिण से कोशिश होती है। लेकिन ये जो कोशिश कामयाबी में नहीं बदल रही है, ये आपके लिए सबसे मुफीद है सतीश जी? लालचंद जी, 2014 से लगातार कोशिशें की जा रही कि गठबंधन बने। 2 लोकसभा हो चुके हैं, कई राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, कभी 2 लड़कों का प्रयोग हो गया, कभी बुआ बबुआ का हो गया, कभी कांग्रेस को छोड़ के ही जो दल गए थे उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। कई लोग पहले हमारे साथ आए, फिर आरजेडी के साथ, जिस तरह नीतीश कुमार चले गए हैं, ये सारा दृश्य देख रहा है। इसके अलावा खम्भम में केसीआर अपनी रैली कर रहे हैं, तो कहीं ममता कह रही मैं अलग चुनाव लड़ूंगी। फिर कांग्रेस जैसी सबसे पुरानी पार्टी को नसीहत देते हैं कि आप राष्ट्रीय स्तर पे रहिए, राज्यों में हमारा स्टेक है। अखिलेश यादव तक उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, नीतीश कुमार ज्ञान दे रहे हैं, तेजस्वी यादव और सभी का ज्ञान आ रहा है। और उसके अलावा महाअगाड़ी में किस तरह बिखराव हो गया वीर सावरकर के मुद्दे पर। सतीश जी से साथ लगता है संपर्क में कुछ दिक्कत आ रही है। मैं सतीश जी के पास लौटूंगा, विनोद जी को शामिल करता हूं। विनोद जी, एक फॉर्मूला तो चलिए जाति जनगणना वाला तलाशा जा रहा है, एक फॉर्मूला और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है। और पीएम ने, सतीश जी आपके पास लौटूंगा मैं, पीएम ने जिस तरह से कहा है कि किसी भी तरह से टॉलरेट नहीं करना है, साफ मैसेज दिया है सीबीआई के हीरक जयंती समारोह में, ये भी एक सीमेंटिंग फोर्स की तरह। लेकिन इसमें लगता यही है कि तत्काल साथ आते हैं, फिर जब बात आती है ना राजनीतिक शेयर की, पॉलिटिकल शेयर की, तो फिर से विपक्षी दल दूर चले जाते हैं। लाल जी, दुष्यंत जी बहुत दिन के बाद हम लोगों से जुड़े हैं, मुझे लगता है कि वो बढ़िया इस चीज़ों को रखेंगे। लेकिन मैं उनके लिए ही कुछ टिप्स दे रहा हूँ जरूर कि ये आजकल जो वो देख रहा है कि आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये जो अभियान है, फिर कोर्ट की लड़ाई को कैसे राजनीतिक लड़ाई बनाई जा रही है, तो सीधे सीधे मामला सिर्फ यही है कि विपक्षी एकता का जब कोई प्रेशर बढ़ रहा है जिस तरह से, उसमें कांग्रेस की भूमिका वो सारे लोग उसको कम करते जा रहे हैं। जैसा कि अभी कह रहे थे, लखेरा जी कह रहे थे कि वो बात बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये ड्राइविंग सीट का मामला है और जहां जहां रीजनल पार्टी मजबूती स्थिति में, वो ड्राइविंग सीट आप छोड़ दीजिए, ठीक है, आप नेशनल पार्टी हैं, आप वहां की चिंता कीजिए कि आपको बीजेपी से कैसे मुकाबला करना है। यही बात आप ये देखिए तमिलनाडु में भी, भले ही कांग्रेस के वहां पे प्रतिनिधि शामिल हुए थे, अशोक गहलोत शामिल हुए थे, लेकिन यही बात वहां से भी निकल के आ रही है, ठीक है, कि वो भी कोई भी विपक्ष की पार्टियां अभी कांग्रेस को नेतृत्व देने के लिए तैयार नहीं है। इसी बरक्स में ये राहुल गांधी को लेके ये जितना भी आप राजनीति की अभी देख रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक कंटिन्यू है, वो भी एक कोशिश इसी पहल में है कि आपके सामने में नेशनल लीडर के रूप में आप मानिए कि राहुल गांधी हैं और कांग्रेस की भूमिका को लेके ही, जैसा कि पार्टी ने कई बार कहा है कि कांग्रेस के भूमिका को आगे किए बगैर कोई विपक्षी एकता की बात संभव नहीं है। तो ये पहले बात तो उनके लिए चुनौती है। हाँ, मैं पहले सतीश जी की बात बीच में रुक गई थी, उनसे पहले पूरा करवा लेता हूं, फिर दुष्यंत जी के पास। सतीश जी, आप अपनी बात पहले पूरी कीजिए। और ये जो बात है कि कहीं ना कहीं जो उनके सामने नेतृत्व का सवाल है, जिसको टालने की कोशिश चेन्नई में हुई, उसकी वजह से नेतृत्व के सवाल पर ये लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। सतीश जी,
नहीं लालचंद जी, मैं जो विषय रख रहा था कि एनडीए का जब गठबंधन बना था तो प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी के लिए सबकी सहमति थी। और अटल जी एक इस तरह के व्यक्तित्व थे कि जब हमारी छोटी सी संख्या थी उससे पहले भी उनको एक प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में, उस क्षमताओं के रूप में देश समझता था। तो उनके पीछे सारे लोग इकट्ठे हो गए। मगर यहां कौन चेहरा दिखाई दे रहा है? कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इसीलिए सबकी एक सहमति, कल भी एक बात निकल के आई है कि जीतने के बाद संख्या के आधार पर यही चेन्नई में फॉर्मूला हुआ। तो इसीलिए हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा गठबंधन, ऐसी सहमति या कोई ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनके सामने दिखाई दे रहा है। और रोज एक नया कोशिश हो रही है। कभी स्टालिन कोशिश कर रहे हैं, कभी और कर रहे हैं। ठीक है, अभी पीडीपी करेगी। पास चलते हैं। दुष्यंत जी, बिना चेहरे का हो जाएगा मामला? जो फॉर्मूला वहां पर है कि फिलहाल टाल दिया जाए, बाद में देखेंगे। देखिए, हमारे साथी ये भूल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने यूपीए की 10 वर्ष तक गठबंधन की बहुत सफल सरकार चलाई और जिसमें नेतृत्व को लेकर कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी तो तब ना जब कांग्रेस का नेतृत्व मान लिया जाए। जी, कांग्रेस का नेतृत्व पूर्व में भी माना गया है। और जब रिजल्ट्स आएंगे संख्या के आधार पे, कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी तो सहयोगी दल कांग्रेस के प्रधानमंत्री को स्वीकार करेंगे। हाँ, एक दो लोग ऐसे हैं, ममता बनर्जी हैं और अरविंद केजरीवाल है, तो मुझे लगता नहीं कि वो दोनों अच्छा दुष्यंत जी, एक सवाल मेरे मन में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरफ चेहरा है, दूसरी तरफ कोई चेहरा नहीं होगा, तो बनेगी अच्छी लड़ाई, बन पाएगी 2024 में? देखिए, विपक्ष को परोक्ष रूप से राहुल गांधी तो नेतृत्व कर ही रहे हैं, उनकी भारत जोड़ो लेकिन उनकी नेतृत्व की बाकी दल स्वीकार्यता नहीं दे रहे ना दुष्यंत। देखिए, समय आने दीजिए। ठीक है, समय पे होता है, वो समय चुनाव से पहले आएगा। जी, मेरा मानना है कि जब अंक तालिका में नंबर्स रखे होंगे देश के सामने परिणाम आने के बाद में, उसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व के विषय में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, देखते हैं क्या फॉर्मूला निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, दुष्यंत जी जुड़ने के लिए, सतीश जी आपका भी जुड़ने के लिए, और विनोद जी। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? लाल जी, अभी दुष्यंत जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। और मुझे लगता है कि दुष्यंत जी ने इस चीज को कम से कम आज के जो कंपल्सन्स हैं ये सारे विपक्ष के पार्टियों का, उनको एक तरह से उन्होंने एक स्वीकारोक्ति दी कि उनको ये लगता है कि अल्टीमेटली लास्टली कि सारी पार्टियों को, रीजनल पार्टियों को राहुल गांधी के नेतृत्व में ही आना पड़ेगा, बात माननी पड़ेगा। लगता तो यही ये भूमिका के लिए ही, देखिए इसी भूमिका के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, जो उनका एक इमेज बिल्डिंग का रिलॉन्चिंग की बात कही गई थी। ये जो दूसरा मुद्दा है लाल जी, अभी हमारे पास समय है लाल जी, अभी हम और डिस्कस कर सकते हैं इस चीजों को कि अब ये जो दूसरा, ये अभी जो ये मुद्दा आप देख रहे हैं जो सूरत कोर्ट के बाद, लोअर कोर्ट के बाद सामने आया है, ये भी दूसरा रिलॉन्चिंग है। ये भी एक कांग्रेस की तरफ से आप इसको एक प्रयोग मान सकते हैं कि इस प्रयोग के कारण एक राहुल गांधी को जो पहले दिन ये करना चाहिए, अपीलेट में जाना चाहिए, उनको 11 दिन लगे हैं। और 11 दिन के बाद अगर वो जा रहे हैं तो किस तैयारी, गाजे बाजे के साथ जा रहे हैं, तो ये भी लोगों को समझ में आती है कि आप जब इस कोर्ट के मुद्दे को जो आपकी एक मुद्दा इसका ये रहा है कि आपने एक खास जाति के विशेष को आपने गलत की टिप्पणी की थी, उसके नाम पे कोर्ट से आपकी सजा हुई थी, लेकिन आप पार्लियामेंट में लड़ते रहे, उसके लिए आप सड़क पे उसको लेके आए। तो मकसद ये था पार्टी का कि राहुल गांधी को इसको लेके एक बड़ा चेहरा बनाना है, एक बड़ा कद बनाना है। तो ये सारी कवायदें जो दुष्यंत जी भी अभी कह रहे थे कि राहुल गांधी के प्रोजेक्शन का, कि ये सारी चीजें जो अभी देख रहे हैं केओस पॉलिटिकल, तो क्या ये इसका ही एक परिणाम है जो राहुल गांधी को साबित करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अभी यही सवाल है कि क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में बाकी विपक्षी दल जो अलग अलग कोशिशें कर रहे हैं और जो राहुल गांधी के नेतृत्व को नकार चुके हैं, क्या वो इकट्ठा हो पाएंगे राहुल गांधी के नेतृत्व में? ये सवाल है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए, सतीश जी आपका भी, और दुष्यंत जी आपका भी इस चर्चा में भाग लेने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और एजेंडे की। तुम माँ तो नहीं हो, पर तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने मेरे बच्चे को रोगों से बचाया है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुमने हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाई है। तुम सिर्फ नल नहीं, हमारा बेहतर आज और कल हो। जिन घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा है, वहां अब बहनों का समय बच रहा है। परिवार के बच्चों को दूषित जल की वजह से होने वाली बीमारियां भी कम हो रही है।
प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बात करेंगे हम कर्नाटक में कांग्रेस की क्या है रणनीति। इस पर बात करने वाले हैं हम कि कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक है और आज जारी हो सकती है दूसरी सूची। 10 मई को कर्नाटक में होने वाले हैं चुनाव। तो कर्नाटक को लेकर के राज्य की 224 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, आप, बीएसपी सहित कई पार्टियां उतार रहे हैं अपने उम्मीदवार। कांग्रेस के बड़े नेता सुरक्षित सीट की कर रहे हैं मांग। हालांकि कांग्रेस में वोट बंटने का डर है। जेडीएस को लेकर पार्टी में असमंजस बरकरार है और पिछले चुनाव में बीजेपी को ही सबसे ज्यादा सीटें मिली थीं। दक्षिण कर्नाटक में जेडीएस की मौजूदगी से कांग्रेस को है सबसे बड़ा खतरा। पार्टी सीटों के तालमेल को लेकर कर सकती है विचार। जेडीएस में देवगौड़ा परिवार के बीच सीटों को लेकर संघर्ष है। पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट है। किंग मेकर की भूमिका में कुमारस्वामी आने को लेकर उत्साहित है। जेडीएस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने दी है कांग्रेस को नसीहत, पहले अपना घर सुधारे कांग्रेस पार्टी। विपक्षी दलों के पास हैं कई विकल्प। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा है पीएम मोदी। विकास कार्यों को पार्टी ने बनाया चुनावी एजेंडा, लेकिन कांग्रेस सहित अन्य दलों ने फ्रीबी और लोक लुभावन नारों का सहारा लिया है। जुड़ रहे हमारी संवाददाता आयशा खानम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। आयशा, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अब दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है आज, लेकिन जो जेडीएस के साथ गठबंधन का मामला है, इस पर सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी क्या करेगी। क्या जेडीएस के साथ चुनाव के पहले कोई गठबंधन पर कांग्रेस विचार कर रही है? क्या हो सकता है गठबंधन, आयशा? जी देखिए लालचंद, इस वक्त कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि उनके अपने इंटरनल सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को पूरा बहुमत मिल सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस के अंदर जो कला चल रही है सीट और टिकट बंटवारे को लेकर, ये कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। क्योंकि अभी आज जो दिल्ली में कांग्रेस की उच्च बैठक हुई है, इसमें करीब 50 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो तैयार हुई है। तो कांग्रेस को अभी कुल मिलाकर 100 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करना है और कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि कांग्रेस में ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो ग्राउंड पर काम किया है, जो अपने कार्यकर्ताओं से काफी नजदीक हैं, और दूसरे एक वर्ग के ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो टिकट के लिए मारामारी कर रहे हैं, जो काफी रसूख के चलते टिकट मांग रहे हैं, अपने पैसे या अपने धन दौलत के रसूख के चलते टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। तो कांग्रेस के सामने ये भी चुनौती है कि जो उम्मीदवार जीत कर भी आते हैं, अगर उन्हें टिकट दे दिया भी जाता है, जीत कर आते हैं, तो उसके बाद जब कांग्रेस की विधायक दल बैठक होगी, अगर कांग्रेस के मुताबिक जो उन्हें बहुमत मिलता है, तो इसमें कितने लोग सिद्धरामैया को सपोर्ट करेंगे, कितने लोग डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ तक की दिक्कत कांग्रेस में बढ़ गई है। ऐसे में कांग्रेस अब बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रही है और आज महज 50 या 55 उम्मीदवारों के नाम जारी कर सकती है। और अभी कांग्रेस में सिद्धरामैया की एक और सेफ सीट को लेकर काफी असमंजस और सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि सिद्धरामैया हो सकता है कोलार से भी चुनाव लड़ें, क्योंकि पहले ही उनके लिए वरुणा सीट का ऐलान कर दिया था, जहां से उनके बेटे पहले विधायक रह चुके हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अब कांग्रेस में सिद्धरामैया के बेटे को सीट कहां दी जाती है और क्या सिद्धरामैया एक और सेफ सीट के लिए उनका नाम दोबारा लिस्ट में आता है। तो ये रही कांग्रेस की बात। तो दूसरी तरफ जेडीएस में भी इसी तरह का असमंजस चल रहा है और खास बात यह है कि जेडीएस में पारिवारिक झगड़ा, यानी जेडीएस में जो है इस वक्त बहू बेटों के बीच में लड़ाई चल रही है। कांग्रेस के माफ कीजिए जेडीएस के नेता कुमारस्वामी और उनकी भाभी के बीच, यानी जो कुमारस्वामी के दूसरे भाई हैं रेवन्ना, जो कर्नाटक में मंत्री रह चुके हैं, उनकी पत्नी के बीच काफी तनाव चल रहा है, क्योंकि वो चाहती हैं कि वो हासन से चुनाव लड़े, लेकिन कुमारस्वामी नहीं चाहते कि उन्हें टिकट दिया जाए। ऐसे में अब रेवन्ना ये कहते हैं कि कुमारस्वामी की पत्नी जो है अनीता, उन्हें भी टिकट ना दें। तो ये तमाम पूरा सास बहू का मामला जो है, बहू बेटे सास, ये तमाम चीजों का मामला जेडीएस के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन जेडीएस और कांग्रेस के बीच में कोई चुनाव से पहले कोई
गठबंधन हो या फिर कोalition बनाने की कोशिश करे, ये नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जेडीएस ने तमाम विकल्प खुले रखे हैं, क्योंकि जेडीएस का ये मानना है कि जेडीएस के पास करीब 30 से 35 सीट आ सकती हैं और जेडीएस मौके का फायदा उठाकर या तो बीजेपी के साथ हाथ मिला सकता है या फिर कांग्रेस के साथ। लेकिन फिलहाल किसी भी पार्टी के बीच कोई क्लैरिटी नहीं है कि आगे चलकर वो क्या करेंगे। लेकिन कर्नाटक में देखा जाए तो चुनाव से पहले जो मुकाबला होगा वो त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। चुनाव के बाद जो होगा वो मई 13 तारीख को काउंटिंग होने के बाद साफ हो जाएगा कि कौन किस तरफ है, कौन सी पार्टी किस तरफ है और जेडीएस इसमें क्या रोल निभाता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आशा जुड़ने के लिए। आगे भी हम कर्नाटक चुनाव पर आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम रुख कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कुछ राजनीति में बहुत कुछ नया हो रहा है, और क्या नया हो रहा है, सपा की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कांशीराम प्रेम पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूछा सवाल, अपमानित करते वक्त क्यों नहीं याद आए थे कांशीराम? अखिलेश यादव ने रायबरेली के ऊंचाहार में कांशीराम की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर अनुसूचित जाति समाज को जोड़ने की बात कही। सपा का MY के साथ ही अब डी वोट बैंक को जोड़कर नए MYD समीकरण के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला। राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह के साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के नामों का इस्तेमाल करने की सपा की रणनीति। अब उत्तर प्रदेश में बसपा के सिकुड़ते जनाधार के बीच सपा की नजर है बसपा से छिटकने वाले मतदाताओं पर। लेकिन सपा की इन कोशिशों से बसपा सचेत हो गई है। पार्टी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर हमला बोला है। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड में अपने ऊपर सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए हमले को लेकर तीखा सवाल पूछा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो लगातार कामयाबी मिल रही है, इससे विपक्षी पार्टियों को बदलाव करना पड़ रहा है। ये बदलाव करने के लिए मजबूर हो रहे हैं अपनी रणनीति में। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर क्या लिखा, आइए देखते हैं। आज मान्यवर कांशीराम जी की मूर्ति के अनावरण का परम सौभाग्य मिला। सामाजिक न्याय के आंदोलन को सामाजिक परिवर्तन के पड़ाव से आगे ले जाकर हर गरीब, दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक को उसके हक की मंजिल तक पहुंचाना है। यही हमारा लक्ष्य है व मान्यवर कांशीराम जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी। जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ। विकास, सपा की कोशिश कि MYD समीकरण बनाया जाए, MY समीकरण तो रहा ही है, लेकिन अब MYD समीकरण बनाया जाए। लेकिन मायावती ने जिस तरह से प्रहार किया है, जिस तरह से पलटवार किया है, ऐसा लगता है कि बहुत आसान नहीं है सपा के लिए और अखिलेश यादव के लिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन राजनीति में एक चीज बहुत ही ज्यादा फेमस है कि खास तौर से जो राजनीतिक दलों के जो हिडन एजेंडे होते हैं, अगर वो जनता को पता रहते हैं तो उनसे बड़ा लाभ नहीं मिलता है। और अगर अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो दलित वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने की बात कर रहे हैं, मैं एक वाकया इसमें जोड़ना चाहूंगा लालचंद कि अखिलेश यादव लगातार प्रयोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इससे पहले इसी से जुड़ा हुआ, अगर दलित वोट बैंक से जुड़ा हुआ एक फैसला का हम जिक्र करें तो सबसे ज्यादा 2019 में जब मायावती के साथ ही अखिलेश यादव गठबंधन कर लेते हैं, तमाम सारी चीजों को दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होता है। उस महागठबंधन के दौरान भी हमने देखा था कि उनको बिल्कुल सफलता नहीं मिलती है। कुछ एक सीटों पर बहुजन समाज पार्टी भले गेन कर लेती है, लेकिन समाजवादी पार्टी को उसका बिल्कुल लाभ नहीं होता है। और उसके बाद जब हम 22 में देखते हैं, जब वो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करते हैं, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे, उनको लेकर आते हैं, उनके साथ चुनाव लड़ते हैं, तो तब भी उनको बुरी तरीके हार मिलती है। तो लगातार अखिलेश यादव प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोगों का कहना है या उस समाज के लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव की जब पार्टी थी यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा प्रहार उस विचारधारा पे इन्हीं के द्वारा किया गया था। और वही कारण रहा, वही नतीजा रहा कि 2019 में भी उनको कोई बड़ी सफलता ही नहीं मिल पाई और 2022 में सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि जनता जानती है, जो उस वर्ग से जुड़ी होती है वो जानती है, गेस्ट हाउस कांड देखती है, वो बराबर जमीन पे संघर्ष उसने झेला है, उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, उस समाज से जुड़े लोग होते हैं, उन्होंने अत्याचार चाहा है और उस अत्याचार
उसके बाद वो एक नया रास्ता तलाशने की कोशिश करते हो, जिसमें हमने देखा कि जो परिणाम आए उत्तर प्रदेश के जो दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो जो शोषित वर्ग होता है, जो वंचित वर्ग होता है, वो जब उसको मुख्य धारा से जुड़ता है तो वो कहीं ना कहीं अपना किनारा तलाश लेता है। कुछ वैसा ही हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव एक बार फिर से एक नया प्रयोग करने की जो तैयारी कर रहे हैं, मुस्लिम, यादव और दलित, इसके पहले भी ये प्रयोग कर चुके हैं, उनके लिए नया नहीं है और इसके परिणाम पहले से हैं। हालांकि राजनीति है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस पे बयान जारी किया गया। उन्होंने साफ कहा है कि आपने जब जिलों के नाम बदल दिए उनके नाम पे, तब आपको कोई सोच नहीं आई थी। जब गेस्ट हाउस कांड होता है और जब तमाम दलितों पे अत्याचार होता है, तब आप क्यों नहीं कोई स्टैंड लेते हैं? तो साफ ये राजनीति जाहिर है और जनता जानती है इन हिडन एजेंडे को। जी लाल, बिल्कुल जनता जानती है इस एजेंडे को, लेकिन यही है कि पार्टियां और नेता कोशिश करते रहते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, विकास, और इस खबर पर जानकारी देने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ मिठास की। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। तुम बॉडीगार्ड तो नहीं हो, पर तुमने हमारी रक्षा की है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने हमारी जिंदगी बचाई है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुम्हारे कारण हम स्कूल आ पाए हैं। तुमने हमारे घर की शान बढ़ा दी है। तुमने हमारे घर को अनमोल बना दिया है। तुम सिर्फ शौचालय नहीं, हम गरीबों के लिए इज्जत घर हो। जिस शौचालय की बात करने में कभी झिझक होती, वो शौचालय आज देश की सोच का अहम हिस्सा हो गया। स्वच्छ भारत की आदत के साथ आओ बनाएं नया भारत। स्वागत है ब्रेक के बाद। देख रहे हैं आप इस वक्त डीडी न्यूज़ पर, और ब्रेक पर जाने से पहले ही हमने आपको बताया था कि अब हम बात मिठास की करने वाले हैं। दरअसल ये मिठास जो है, ये बनारसी मिठास की बात है। दुनिया के सबसे प्राचीन नगरों में से एक बनारस के खान पान और हैंडीक्राफ्ट को इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, और अब इसी सिलसिले में एक कड़ी और जुड़ी है। बनारस का पान अपने लजीज स्वाद के लिए काफ़ी मशहूर रहा है। वहीं यहाँ के लंगड़ा आम को आमों का राजा भी कहा जाता है। अब बनारस के इस मशहूर आम को जीआई टैग मिला है, यानी कि इसकी पहचान अब दुनिया भर में होगी। जीआई टैग होता क्या है? भौगोलिक संकेत, यानी जीआई टैग किसी भौगोलिक स्थान के उत्पादों के विशेष गुणों को दर्शाता है। और इस आम के साथ ही बनारस के भांटा और आदमचीनी चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। पूर्वी यूपी में जीआई टैग उत्पादों को पैदा करने वाले किसान और कारीगरों की तादाद 30 लाख से भी ज्यादा है, जिसका 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कारोबार है। बौद्धिक संपदा में बनारस के प्रोडक्ट शामिल होने से किसानों और कारोबारियों को अपने लिए नया बाजार तय करने में सुविधा होगी और उनका कारोबार और रोजगार बढ़ेगा। और जब ये उपलब्धि हासिल हुई है, जीआई टैग मिला है, तो बनारस के पान विक्रेताओं ने खुशी जाहिर की है। शुद्धता और स्वच्छता, दो चीज़ों का हम लोग जो है तो विशेष ध्यान दिया जाता है, और अपने पान के अंदर आयुर्वेदिक पद्धति से इसके सभी मटेरियल को तैयार किया जाता है। किसी प्रकार का कोई केमिकल इसके अंदर नहीं दिया जाता, और लोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, कभी भी जो है कोई केमिकल इसका उपयोग नहीं किया जाता। यही वजह है कि यहाँ हम लोग पान खाते हैं और पान खा करके आनंद विभोर होते हैं। क्या है, पान को ये तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ी बात है, और ये सौभाग्य की बात है कि बनारस के लंगड़ा आम को, बैगन को, पान को जीआई टैग मिला। इससे और बड़ी सौभाग्य की बात काशी के लिए क्या हो सकती है। वो मशहूर गाना तो आपने सुना ही होगा, खाई के पान बनारस वाला। तो पान की प्रसिद्धि तो थी ही, लेकिन अब कुछ और प्रसिद्धि जुड़ी है बनारस के साथ। हरिकेश बहादुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिकेश, अब खाई के पान बनारस वाला जो गाना बना था, तो आम को और चावल को जब जीआई टैग मिला है, तो हम आगे चलकर इस पर भी कोई गाना जरूर उम्मीद कर सकते हैं। बनारस के लोग बिल्कुल खुश हैं इस पहचान से। लालचंद, देखिए, जो आदमचीनी चावल है वो तो बहुत ही अच्छी सुगंध के साथ और स्वाद का होता है। क्योंकि केवल बनारस ही नहीं, ये जो उत्पाद हैं ये आसपास के जो जिले हैं, जैसे चंदौली है, मिर्जापुर है, भदोही है, आजमगढ़ है, गाजीपुर है, तो ये जो उत्पाद हैं किसानों के, उनको तो विदेशों में भेजा ही जा रहा था। लेकिन ये आदमचीनी और आपने जैसा कहा लंगड़ा आम भी विदेशों में जा रहा था। लेकिन जीआई टैग मिलने के बाद जो
एक संपदा है, भौगोलिक संकेत है। ये मिल जाने के बाद जो किसानों में उत्साह है, यहाँ के जो पान वालों में उत्साह है, और जैसा आपने कहा कि बना ही देंगे कोई ना कोई गाना, तो गाने तो हैं ही, धान पे हैं, लंगड़ा आम पे हैं, और लंगड़ा आम भी यहाँ का विश्व प्रसिद्ध है, उसको भी जीआई टैग मिला। तो ये जो आपने अभी दिखाया कि बनारसी पान जो खाते हैं वो भी कितने प्रसन्न हैं, जो बनारसी पान विक्रेता हैं वो भी कितने प्रसन्न हैं। मैं आपसे लालचंद ये कहूंगा कि ये जो जीआई टैग मिला है, इससे किसानों में बहुत उत्साह है, और हमारे साथ एक किसान हैं जो यहाँ वाराणसी के ही हैं। संक्षेप में बात करवाइए, इसको लेके कितने उत्साह, चूंकि जैसा आप कह रहे थे कि जी बिल्कुल बात करो, लेकिन जो आपने भांटा कहा वो रामनगर का भंटा है, जो बनारस के उस पार है रामनगर एक जगह। और ये भंटा बैगन जो है लालचंद जी, मैं उसकी विशेषता बताऊं कि वो काफी बड़ा 2-2, 2.5 किलो का होता है, और बाहर से हरे रंग का होता है। तो वैसे तो वैज्ञानिकों का ये मत है कि बैगन जो है वो सुपाच्य नहीं होता है, लेकिन रामनगर के बैगन में या भंटे में ये खासियत होती है कि वो सुपाच्य होता है और सेहत के लिए भी ठीक होता है। ये हमारे साथ शिवानंद राय जी हैं, किसान हैं। जीआई टैग मिला है लंगड़ा आम को, आदम चीनी चावल को, और रामनगर के भंटे को, जिससे तो आप लोग परिचित हैं ही। यहाँ पे एक मेला भी लगता है, लोटा भंटा जिसको बोलते हैं, रामेश्वर का। लालचंद जी, उसमें इस भंटे के लिए ही, ये बैगन के लिए ही उस मेले की भी प्रसिद्धि है। शिवानंद जी, आप क्या कहेंगे इसको जो जीआई टैग मिला है किसानों के लिए? हम सभी काशी वासियों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है और सौभाग्य की बात है कि जो जीआई टैग लंगड़ा आम, बनारसी पान और आदम चीनी, इस तरह से 22 उत्पाद काशी के हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए अच्छे साबित होंगे। और पीएम मोदी जी का भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि काशी में जो भी जीआई टैग में उत्पाद आते हैं वो किसानों के लिए जो इतना बढ़िया इन्होंने कार्य किया है। यहाँ पर सहंसापुर में किसानों के लिए जो केंद्र खोला गया है, जिसमें अलग अलग उत्पाद की चीज़ें तैयार होती हैं और किसानों को अच्छे से अच्छे किस्म के बीज उत्पन्न होते हैं। तो मोदी जी ने काशी के लिए जो जीआई टैग के माध्यम से लंगड़ा आम और ख़ास तौर पर बताया जाए बनारसी पान, तो बनारसी पान काशी में कोई भी आता है जो यहाँ के निवासी भी हों, बनारसी पान का बड़ा आनंद लेते हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है। जाहिर सी बात है कि इलाके के लोगों में खुशी और बहुत ही लाजमी है, खाने की चीजें, खासतौर पर किसानों में खुशी और बनारसी पान। ये लालचंद जैसा ये बता रहे हैं शिवानंद जी, देखिए ये लोग जागरूक भी हैं। और ईरी की जो स्थापना यहाँ पे हुई है प्रधानमंत्री के प्रयासों से, और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है, इन दोनों को शिवानंद जी जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल ईरी एक ऐसी संस्था है, आपको भी पता है कि जरूर करेंगे फिर इस पर कभी बात आपके साथ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है। हरिकेश आपका भी, और आपके साथ था जो किसान भाई जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो बनारस के आम की मिठास की बात है उसको लेकर के एक संगीत के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार। 2022 और आज के डेट में इस वीडियो में आपको दिखा भानु बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, ओ खई के भानु बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के भानु बना